नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कुमार आप सभी का लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर कुछ प्रश्नों के साथ इस करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यदि हम लें तो इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये पूछना चाह रहा है कि कब किया गया, उसका तारीख क्या है, समय क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में से एक हमारा सही उत्तर जो है वह है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। और 2 अक्टूबर को जो हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं, हम जानते हैं कि इस दिन जो है गांधी जयंती के रूप में हम इसे मनाते हैं। गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि जो वैश्विक जो वैभव का पूर्ण स्वरूप है वो क्या है, कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक है। और इस शिखर सम्मेलन का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि विश्व भर में जो भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको एक मंच पर लेकर आना और भारत का जो एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो मजबूत आधार है उसको प्रदान करने में उनसे मदद प्रदान करना, ये इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 2 अक्टूबर जो डेट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक तो गांधी जयंती के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, उसके अलावा गांधी जी का जन्म दिवस होने के कारण इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव को पास करके शुरुआत की थी। 2007 से प्रत्येक वर्ष जो है 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न की एक प्रश्न जो सीधा आपसे वैभव को लेकर ना पूछकर वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को लेकर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो हमारा क्या कहता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई। तो गंगा अवलोकन संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की गई है, इसकी स्थापना भी मैं बताऊं तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी स्थापना की है। और ये किस शहर में की है ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर, चार ऑप्शन है हमारे पास, जैसे एज यूजुअल परीक्षाओं में होता है। तो इसमें जो आंसर है आप सभी का वो है हरिद्वार। हरिद्वार में जो है वो गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसके विषय में अगर हम थोड़ा और तथ्यों में जानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत जो है उत्तराखंड में इसे 30 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में, ठीक है, हरिद्वार में नमामि गंगे मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, नमामि गंगे मिशन के तहत जो है यहाँ पे 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। और इसमें हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी इस तरीके का पहला संग्रहालय की स्थापना की। और प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए जो है एक बुक भी यहाँ पर लॉन्च की जिसका नाम है रोइंग डाउन द गंगा नामक एक बुक भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई। और इसके लिए नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा अवलोकन नामक जो संग्रहालय है उसके लिए एक लोगो भी यहाँ पर जारी किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न बड़े आराम से पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजिंग जो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हरिद्वार होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। गंगा अवलोकन संग्रहालय हरिद्वार में स्थापित किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब किया गया, 30 सितंबर 2020 को। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो एक वायरस को लेकर है। और हम आजकल जानते ही हैं कि कोविड का दौर है और कोविड से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, लेकिन ये वायरस कोविड नहीं है। इस वायरस का नाम है कैटक्यू वायरस। तो प्रश्न है हमारे सामने कि समाचारों में देखा गया कैटक्यू वायरस किस देश में उभरा है, यानी कि इसकी उत्पत्ति अभी जो हमें देखने को मिली वो कहाँ पर
देखने को मिली। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इटली, चीन, जापान, इंडोनेशिया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो जापान नहीं बल्कि चीन है। चीन जो है यहाँ पर वो देश है जहाँ पे कैट क्यू वायरस हमें देखने को मिला। कैट क्यू वायरस चीन में दक्षिण चीन सागर से समीपी जो उसके राज्य हैं चाइना के, वहाँ पर यह देखा गया। और ये वायरस मुख्यतः जो देखा गया वो क्यूलेक्स जो मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर हैं जो चीन और वियतनाम में मुख्यतः पाए जाते हैं, और खास और सुअरों से, क्यूलेक्स मच्छरों से और सुअरों से कैट क्यू नामक जो वायरस है वो फैलता है, वो आया है। और ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इसने एक चेतावनी संदेश जारी किया था भारत के लिए कि जो कैट क्यू वायरस है वो भारत में भी फैल सकता है, क्योंकि इसके फैलने से संबंधित जो जलवायु होनी चाहिए, जो उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, वो भारत में भी मौजूद है। तो फिलहाल इसे चीन और वियतनाम में देखा गया है, और क्यूलेक्स मच्छरों और सुअरों से ये फैलता है। और लेकिन इसकी जो उभरना की जो क्षमता है, या हम देखें कहाँ पर ये पनपा है, तो इसके लिए चीन जो है इसका सही उत्तर होगा। कैट क्यू जो वायरस है वो किस देश में पनपा है, किस देश में उभरा है, किस देश में सबसे पहले देखा गया है, तो वो चीन में देखा गया है। और ये जो इसका जो वाहक है वो क्यूलेक्स मच्छर, और ये सुअरों से आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा जो है 2 अक्टूबर को लेकर है, और 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। और इसमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस राज्य ने राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता, यानी कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जो है किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पर जो उत्तर है आपका गुजरात। गुजरात ने जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीता है। और इस पुरस्कार को देने के लिए 3 मानदंड मतलब 3 मानदंडों को रखा जाता है, 3 श्रेणियों में इस प्रकार के पुरस्कार को रखा जाता है। एक जो है कि स्वच्छ सुंदर शौचालय, गंदगी मुक्त भारत, सामुदायिक शौचालय अभियान। इन श्रेणियों पर जो राज्य अच्छा से काम करता है, बढ़िया जिसने काम किया होगा, उन 3 श्रेणियों के अंतर्गत जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, स्वच्छ भारत पुरस्कार। तो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने गुजरात को ये पुरस्कार प्रदान किया है। गुजरात जो है राज्यों में प्रथम पुरस्कार जीतने वाला राज्य रहा, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष से की गई, और इसका उत्तर मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और कमेंट बॉक्स में डालें। फिर इसके साथ साथ जो है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा 5th क्वेश्चन, जो हमसे ये पूछ रहा है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश के मध्य समझौता है। ठीक है, कालादान, कौन सा? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये काफ़ी समय से सुर्खियों में रहा है, और अभी फिर पिछले हफ्ते सुर्खियों में रहा था। इसमें अगर हम देखें तो भारत और किस देश के मध्य समझौता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो हमारा जो उत्तर है वो आपका है म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच में जो है ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, भारत और म्यांमार के बीच में। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मानचित्र के थ्रू हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, संक्षेप में समझेंगे, ज़्यादा हम इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस विषय पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी कि कालादान ट्रांसपोर्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, उससे संबंधित विषय या तथ्य क्या है। तो भारत और म्यांमार के बीच अभी हाल ही में विदेशी कार्यालय परामर्श का 9वां दौर शुरू हुआ। एक बैठक हुई 19वीं बैठक हुई, और ये 1 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई। तो भारत की तरफ से विदेश सचिव हर्षवर्धन, जो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने भारत का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये कुछ इस बिहाफ पर है, अगर हम इस मानचित्र में देखें
तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ से ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ से ये एक शिप के थ्रू हम यहाँ म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उसका जो क्षेत्र शुरू होता है वो ये है कि प्लेटवा और सितवे, ये जो आप जोन देख रहे हैं, प्लेटवा और सितवे जोन जो है, ये वाला जो जोन जो है, यहाँ पर कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की शुरुआत इसे कहा जाता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये नदी पर तो ट्रांसपोर्ट है ही है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो काला दान नाम है, ये एक नदी का नाम है, और ये नदी जो है म्यांमार में ये नदी है, और इस पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सितवे बंदरगाह से जो भी सामान आएगा कलकत्ता से यहाँ तक जो पहुँचाया जाएगा उसको इस नदी मार्ग के माध्यम से पलेटवा तक पहुंचाया जाएगा, और पलेटवा तक पहुंचाने के बाद वहां से जो एक हाईवे बनाया जा रहा है पलेटवा से आइजोल तक। आइजोल किसकी राजधानी है? हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में पड़ने वाले हमारा जो एक राज्य है मिजोरम, उसकी राजधानी है आइजोल। आइजोल तक हाईवेज के थ्रू सामान को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि मल्टी मॉडल, एक तो ये शिप के थ्रू सितवे बंदरगाह तक जाना है, और सितवे बंदरगाह से नदी मार्ग के द्वारा कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के द्वारा नदी मार्ग के द्वारा पलाटवे तक सामान को पहुंचाना है, और आइजोल से पलाटवे को हाईवे से जोड़ा जा रहा है। तो ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो क्या है। भारत और म्यांमार के बीच में ये एक समझौता है, जो एक व्यापारिक समझौता है, और इसका एक महत्व ये भी है कि हम एक चीज़ जानते हैं कि भारत जो अपने उत्तर पूर्व राज्यों से कनेक्टिविटी बनाता है वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बनाता है, ठीक है। जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है काफ़ी संकरा कॉरिडोर है, और संकरा कॉरिडोर होने की वजह से इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। तो भारत के पास यही एक रास्ता है जिससे वो अपने उत्तर पूर्व स्थलीय रूप से अपने उत्तर पूर्व राज्यों से संपर्क स्थापित करता है। अगर यदि ये किसी कारणवश ब्लॉक हो जाए, या कुछ यहाँ पे अगर जैसे कि गोरखालैंड की लगातार मांग होती है दार्जिलिंग में, तो उस वजह से अगर इसे ब्लॉक हो जाता है तो उधर की आपूर्ति रुक जाती है, तो वहाँ तक भारत के लिए पहुँच बनाना आसान हो जाएगा कालाडान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को लेकर। अब इसको हाल ही में जो है 2021 तक विकसित कर देने की बात है, शुरू हो जाने कर देने की बात चल रही है, जो आइजोल से जुड़ रहा है सीधे, जिसकी वजह से हमारा एक संपर्क जो है सीधा एक दूसरा रास्ता भी खुल जाएगा भारतीय मुख्य भूमि का उत्तर पूर्व राज्यों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के विषय में तथ्य समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा जो अगला प्रश्न है वो स्वदेशी बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक मिसाइल किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं: अग्नि, प्रहार, ब्रह्मोस, K-15 सागरिका। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ब्रह्मोस। अभी आप लोगों ने समाचारों में यदि देखा हो तो ब्रह्मोस जो एक स्वदेशी बूस्टर है और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और कहाँ किया गया, ये प्रश्न भी उठने की संभावना बनी रहती है। तो हम यदि देखें, ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो उड़ीसा के बालासोर से सतह पर मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में किया गया। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये आप इसका यूज़ पनडुब्बी में पानी के जहाज़ से या विमान से या भूमि से भी इसको प्रक्षेपित करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक परमाणु मिसाइल है भारत के पास, ब्रह्मोस मिसाइल। इसी तरीके से अग्नि मिसाइल भी जो है सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और एक परमाणु सक्षम मिसाइल है हमारे पास। और प्रहार नाम की जो मिसाइल है ये भी सतह पर मार करने वाली लेकिन कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका भी भारतीय सेना में शामिल एक परमाणु हथियार को ले जाने वाली संवहन प्रक्षेप अस्त्र है, और पनडुब्बी से इसको जो है बड़ी आसानी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अभी K-5 भी लॉन्च किया गया है, K-5 सागरिका। इसकी जो कुछ क्षमता है, इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। ये K-15 जो है केवल 700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, लेकिन K-5 जो है वो 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। यानी कि भारतीय
सेना को, नेवी को, इंडियन नेवी को जिस पर अटैक करना है हमें, वहाँ उसकी सीमा तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो बहुत दूरी से ही उस पर निशाना साध सकती है इसके द्वारा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? यदि हमें पता हो तो हम इसका स्थापना दिवस मनाते कब हैं वो हमें पता होगा। देखिए, ये इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से उठ जाता है। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का जो लिंक होता है सीधा सीधा वो हिस्ट्री से बना हुआ है। यहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 30 सितंबर। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना कब की गई थी? हरिजन सेवक संघ क्या है इसके बारे में यदि हम देखें तो इसकी स्थापना जो है गांधी जी द्वारा 30 सितंबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? 1932 को गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गांधी जी ने इसकी स्थापना जो है वो पुणे जेल में की। जब वो पुणे जेल में थे, पुणे के यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में थे पुणे के, तब वहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और हरिजन अखबार की भी इन्होंने शुरुआत की थी। और इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत से जो अस्पृश्यता है, छुआछूत जैसी जो घटनाएं हैं, उसको समाप्त करना इनका एक उद्देश्य था महात्मा गांधी का। तो उसके लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना यरवदा जेल से की थी। अगले प्रश्न की ओर यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका उठ जाता है सीधा सीधा कि अभी मैंने आपको पीछे इसके बारे में बताया ही कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, तो कब पारित किया गया था? अभी हमने इसका उत्तर पहले प्रश्न जब हमने किया तो पहले प्रश्न में ही मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, उसको पारित किया गया और पूरे विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाने लगा। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसमें यदि हम देखें तो इसका जो एक उद्देश्य है ऐसा बनाने का कि जो विश्व भर में जो एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है या असहिष्णुता है लोगों के बीच में, जातीय धार्मिक आधार पर जो युद्ध चलते रहते हैं, उन सब को ख़त्म करके लोगों के बीच में एक सहिष्णुता या जो अहिंसा की भावना है उसको जागृत करना 15 जून 2007 को पारित प्रस्ताव में ऐसा किया गया। तो इस प्रस्ताव के द्वारा अहिंसा के सिद्धांत की जो है सार्वभौमिक प्रासंगिकता क्या है, शांति एवं सहिष्णुता की संस्कृति को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जो है वो क्या है उसको प्रकट की गई यहाँ पे। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में तब से इसे मनाया जाता है। तो आप इसमें देख रहे हो सभी जो देश हैं लगभग जो यूनाइटेड नेशंस में हैं उन सभी के यहाँ पे फ्लैग्स के रूप में ये बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में रहा और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है वो भी एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो छठा स्थान बनता है भारत का विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ प्रमुख तथ्य के रूप में हम यही ले सकते हैं कि प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है, सेकंड पर भारत में केरल है और थर्ड पे तमिलनाडु है। और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 6th पोजीशन है, छठा स्थान यहाँ पर हमें कॉफ़ी का देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत में MTCR का सदस्य कब बना? भारत MTCR का सदस्य कब बना? ठीक है, मिसाइल को लेकर ये एक समझौता है MTCR का, तो उसका जो भारत है वो सदस्य कब बना, ये भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है क्योंकि ब्रह्मोस के परीक्षण जैसी जो चीज़ें हैं और हम इसका विश्व के दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं इसका सदस्य बनने के बाद, MTCR का सदस्य बनने के बाद।
तो इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं वो कुछ इस प्रकार है कि जो MTCR है, भारत वर्ष 2016 में MTCR का सदस्य बना। MTCR की फुल फॉर्म है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेगमी का जो ये सदस्य बना था 2016 में भारत बना था। और MTCR की शुरुआत जो की गई थी वो G7 देशों के द्वारा 1987 में की गई थी। इसका जो एक उद्देश्य है MTCR का वो ये है कि विश्व भर में जो हथियारों के बनाने की जो हथियारों का उपयोग है या हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का जो एक काम चल रहा है उसको नियंत्रित करना, ताकि विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। तो और जो हथियार बनाने की या मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण हो रहा है और वो गलत हाथों में ना पहुंच जाए, इस चीज़ को देखना भी MTCR का काम है। तो ये वर्तमान में अभी इसके अगर हम सदस्यों की संख्या देखें तो 35 सदस्य इसमें आते हैं। चीन इसका सदस्य नहीं है। ये यहाँ पे एक रोचक तथ्य होगा आप लोगों के लिए कि चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत MTCR का अब सदस्य है। और आप अगर देखेंगे तो ऐसी कॉज बहुत सी संस्थाएं जैसे कि आप देखेंगे NPT एक को लेकर चीज़ें चलती हैं, एटॉमिक संगठन है, तो उसमें भारत सदस्य नहीं है, चीन सदस्य है उसका, लेकिन बार बार चीन भी के विरोध की वजह से भारत इसका सदस्य नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही MTCR में सदस्य बनना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न पूछा है कि इसमें से किसे प्राप्त नहीं हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा और ओम प्रकाश दहिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ओम प्रकाश दहिया होगा, क्योंकि ओम प्रकाश दहिया एक कोच हैं और उनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या में देख सकते हैं कि रोहित शर्मा किन किन को खेल रत्न पुरस्कार मिला है इस वर्ष, उसके बारे में है कि रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंध रखते हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, मरियप्पन टी पैरा एथलीट्स हैं, रानी रामपाल हॉकी से संबंध रखती हैं। तो इन 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न बनने की इससे संभावना बनी हुई है, खेल से संबंधित जो प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका खेल से संबंधित है और ये प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं तो ये है कतर, कि कतर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में जो फीफा विश्व कप होगा। ये 2022 में जो फीफा विश्व कप है वो अरब देशों में होने वाला पहला ऐसा विश्व कप होगा। और एक तरीके से कहा जाए कि मुस्लिम बहुल देश में भी ये पहला विश्व कप होगा फीफा जो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो फीफा विश्व कप है उसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, कतर में किया जाएगा। इसमें अभी फ़िलहाल जो है फीफा में 32 टीमें शामिल हैं, लेकिन जो 2026 में इसका आयोजन होगा तो 2026 तक फीफा में जो टीमों की संख्या है वो 48 हो जाएगी बढ़ के, यानी कि उसमें और टीमें अब जुड़ेंगी। और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है वो आखिरी वर्ल्ड कप होगा 32 टीमों के साथ। उसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो 48 टीमों के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये भी फीफा से प्रश्न है आपका कि फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये प्रश्न है कि जो अंडर 17 है उसका आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो आपका भारत में किया जाएगा। फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है और की शुरुआत जो है वो 2018 में हुई। अंडर 17 महिला विश्व कप की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई और इसका आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, यानी 2 वर्ष के बाद होता है। जो पिछला वाला हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था, जो कि किस स्थान पर हुआ, उरुग्वे देश में हुआ और उसमें जो जीत हुई थी वो स्पेन इसमें जीता था। ठीक है, तो पिछला वाला 2018 में हुआ था। अब जो होगा
अंडर-17 का वो आपका इंडिया में आयोजित होगा। अगला प्रश्न जो है आपका वो काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य विवाद है या किन दो देशों के मध्य ये विवाद चल रहा है, काला पानी विवाद जो है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शंस हैं आपके पास भारत चीन, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो अभी आप लोगों ने यदि समाचारों को में सुना हो देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि भारत और नेपाल के मध्य जो है काला पानी विवाद चल रहा है। काला पानी विवाद एक सीमा विवाद है जो कि भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। इसकी व्याख्या में अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि काला पानी विवाद एक सीमा विवाद है जो भारत और नेपाल के मध्य है। ये भारत उत्तराखंड से लगने वाली, भारत के जो राज्य उत्तराखंड है उससे लगने वाली सीमा का निर्धारण जो है यहाँ पर बहने वाली नदी है काली नदी, उससे होता है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है और नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये डिस्प्यूट है और काली नदी से उस सीमा का निर्धारण होता है। और इस काली नदी से सीमा का निर्धारण जो है वो 2 दिसंबर 1815 में किया गया था। ठीक है, 2 दिसंबर 1815 में किया गया था क्योंकि 1814 में युद्ध हुआ, एंग्लो नेपालीज युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच में और नेपाली राजा के बीच में युद्ध हुआ और एक सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुआ और सुगौली की संधि के आधार पर काली नदी को भारत और नेपाल के मध्य सीमा मान लिया गया। लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है। अगर इसका मानचित्र पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। हालांकि इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी कि ये विवाद क्या है और इसको लेकर ये विवाद कैसे शुरू हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने एक इसको पार करने के लिए एक रास्ता बनाया, एक सड़क बनाया और ये जो सड़क है वो इस क्षेत्र से होकर जा रही है, इस क्षेत्र से होकर जा रही है जहाँ पे ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, काला पानी ये लिखा हुआ है, ये एरो जो दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र पर है। और इस क्षेत्र का उद्घाटन, यहाँ पर जो सड़क है उसका उद्घाटन जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया, जिसके बाद नेपाल ने अपना एक नया मानचित्र जारी किया जिसमें इस क्षेत्र को नेपाल जो है अपना बता रहा है। जो ये वाला क्षेत्र निकला हुआ जो उभरा हुआ क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा, लोकेट हो रहा होगा, ये वाला जो एरिया है इसको नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया, जबकि भारत पहले से ही इसको अपने क्षेत्र में दिखाता हुआ आ रहा है। तो इसका एक विवाद क्या है, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, उस पर हम अपने डिटेल्ड काला पानी पर विशेष बनने वाले डिटेल्ड वीडियो पर आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो उसको जल्द ही आपको ये वीडियो मिलेगा और नोटिफिकेशन इसकी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियोस और नई से नई नॉलेज अलग अलग मुद्दों पर मिलती रहे और जो कि परीक्षा के टाइम पर आपके लिए सहयोगी बनी रहे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नारगोनो करबाख क्षेत्र का जो विवाद है वो किन के मध्य है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनसे लेकर बनने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। हालांकि इसका जो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे कि इसका भारत में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जिन दो देशों के बीच ये विवाद है उसका भारत से एक संबंध है। जैसे कि जो आंसर है इसका आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ जो है के बीच जो है ये विवाद है, ये भी एक भूमि विवाद है, एक जगह को लेकर विवाद है। ठीक है, ये जगह का नाम है आपका नागोर्नो करबाख। और ऐसा क्यों है कि हम इसे पढ़ रहे हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत क्यों है, उसका कारण ये है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों जो है ट्रांसकॉकेशियस क्षेत्र का एक भाग हैं, यानी कि एक पर्वत श्रेणी है उसका एक हिस्सा है ये। अगर मानचित्र में आप देखें तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र नारगोनो करबाख क्षेत्र है। आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे, इधर ये आर्मेनिया है, इधर अज़रबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है, इधर आर्मेनिया की राजधानी यारेवेन है। ठीक है, इसके अज़रबैजान के साउथ में ईरान पड़ता है और आर्मेनिया के आप देखेंगे तो पश्चिम में टर्की है, उत्तर में जॉर्जिया है, इधर अज़रबैजान के उत्तर में रशिया है और अज़रबैजान के पूर्वी क्षेत्र में जो है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये इन दो देशों के बीच में जो है विवाद का विषय बना हुआ है। तो इसमें हम आगे देखें तो ये जो क्षेत्र है इसमें
भारत और आर्मेनिया जो है यहाँ पर एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है इनके बीच में, और संबंध जो है काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं। और मार्च 2020 में अगर देखें तो आर्मेनिया ने जो है भारत से एक सैन्य रडार खरीदा जिसका नाम है स्वाति। तो सीधा सा एक प्रश्न हमारे लिए ये भी बन जाता है कि स्वाति क्या है। तो स्वाति एक सैन्य रडार है जिसे अभी आर्मेनिया ने भारत से खरीदा है। तो ये भी संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है आर्मेनिया के साथ। और आर्मेनिया में ही जो है हाल ही में भारतीय श्रम प्रवासियों के प्रवाह में भी वृद्धि हुई है, यानी कि भारत से लोग काम करने आर्मेनिया में बड़े पैमाने पर पहुँचे हैं। आर्मेनिया के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध होने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक काउंटर बैलेंस भी प्रदान करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अजरबैजान है उसके साथ भारत क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत और अजरबैजान दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? परिवहन गलियारे का हिस्सा है। कौन सा परिवहन गलियारा? उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है इसको लेकर। और इस परिवहन गलियारे में, इस कॉरिडोर में जो है तीनों मार्ग आ जाते हैं। आपका समुद्री मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो हैं उसका एक पूरा नेटवर्क है उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। और इस मार्ग में कौन कौन से देश शामिल हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत भी शामिल है, अफ़गानिस्तान, ईरान, रूस, यूरोप, मध्य एशिया। इनके बीच जो चीज़ों का, वस्तुओं का परिवहन है वो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के लिए महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारत जो है पाकिस्तान पर निर्भर रहता है। पाकिस्तान से लगातार वो कहता है कि उसे रास्ता दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान अक्सर नहीं देता है। तो इस कारण ये गलियारा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ अजरबैजान जो है संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश भी है और तेल से समृद्ध देश है। और ये ONGC जो भारत की एक तेल कंपनी है उसका निवेश भी, वो भारत का ONGC जो है इन तेल क्षेत्रों में एक निवेशक है, इन्वेस्टर भी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको थोड़ा सा और मानचित्र में समझो तो यहाँ पे आपने इस मानचित्र में समझा कि जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जो विवादित क्षेत्र है। अगले मानचित्र में हम ये देख लेते हैं कि जो ये उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारा है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या गलियारा, वो कहाँ कैसे है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मॉस्को रसिया की राजधानी है। मॉस्को से लेकर ये आ रहा है रेड वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ भारत के बॉम्बे पोर्ट तक जो है ये पूरा गलियारा है। तो आप देख रहे हैं कि समुद्री मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आगे चल के जो है ये पूरा सड़क मार्ग भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपने देखा कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गलियारा ये आपका हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ हुआ। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहाँ तक आपको कुछ क्वेश्चंस वो जो साप्ताहिक रूप से रहे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना पेपर में बनी हुई है, आपके परीक्षा में बनी हुई है, वो मैंने आपके सामने रखे। आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ कि जो भारत के सहयोग से 7वें बंदरगाह किस देश में 2021 तक संचालित करने की चर्चा की जा रही है। आपके पास ऑप्शन श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और ईरान है। इसको लेकर जो आपका उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और इसका जो उत्तर है मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा, जो इसका आंसर होगा। तो देखते हैं कितने लोग इस पर डालते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और नए जो भी हम वीडियो डालें वो उसकी सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले होंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में भी डालिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।